स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं और उसमें बड़े बड़े राजयोग होते हैं। बिल्कुल। देखकर लगता है कि ये इंसान तो जीवन में कमाल ही कर देगा। लेकिन असलियत में वो व्यक्ति वो संघर्ष कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम ज्योतिष की इसी सबसे बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत आम सवाल है और बहुत ज़रूरी भी, और इसका जवाब D1 और D9 चार्ट के रिश्ते में छिपा है। D1 यानी हमारा लग्न चार्ट, वो एक शानदार बायोडेटा की तरह है। इसमें हमारी सारी क्षमताएं, हमारी सारी संभावनाएं, सब लिखा होता है। ये एक वादा है। और D9 यानी नवमांश चार्ट, वो क्या है फिर? D9 चार्ट वो फाइनल इंटरव्यू है, जहां पता चलता है कि रिज्यूमे में लिखे वादे असल में कितने खरे उतरेंगे। आप ऐसे समझे, D1 अगर फिल्म की स्क्रिप्ट है तो D9 असल फिल्म है। हाँ, जो पर्दे पर दिखेगी। आज का हमारा विश्लेषण इसी पर है कि स्क्रिप्ट और फिल्म में कितना फर्क हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे पास जो धनु लग्न की कुंडली का उदाहरण है, उसके जरिए हम देखेंगे कि कैसे वादे हकीकत से टकराते हैं। सबसे पहले इन दोनों चार्ट्स को एक साथ देखने का तरीका क्या है? तकनीक बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरी है। हमें सबसे पहले D9 चार्ट का लग्न देखना है, मतलब उसमें कौन सी राशि उदय हो रही है। इस उदाहरण में वो कर्क राशि है। कर्क राशि, ठीक है। फिर हमें वापस D1 चार्ट में जाकर देखना है कि ये कर्क राशि वो किस घर में बैठी है। और इस कुंडली में D1 चार्ट में कर्क राशि 8वें घर में है। 8वां घर, ये तो ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों और गहरे बदलावों का घर माना जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का भाग्य, उसकी पूरी हकीकत, वो 8वें घर की इस अप्रत्याशित ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत नाटकीय लगता है। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के जीवन की फिल्म का सेट वो D1 का 8वां घर है। 8वें घर की थीम, जैसे अचानक उतार चढ़ाव, छिपी हुई चीजें, विरासत और गहरा परिवर्तन, ये सब इस व्यक्ति के जीवन की कहानी का, आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड स्कोर होगा। D1 के बाकी सारे वादे इसी मंच पर परखे जाएंगे। और ये मंच सक्रिय कब होता है? ये D9 चार्ट, ये हकीकत, ये अपना असर दिखाना कब शुरू करती है? तो विश्लेषण के अनुसार इसके दो मुख्य ट्रिगर पॉइंट हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विवाह। विवाह? जी। शादी को ज्योतिष में सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो भाग्य का मिलन माना जाता है। शादी होते ही आपका D9 चार्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आपके जीवन की हकीकत तेजी से सामने आने लगती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है भाग्योदय का समय, जो D1 चार्ट के 9वें घर का स्वामी तय करता है। इस कुंडली में 9वें घर का स्वामी सूर्य है और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य 22 साल की उम्र में भाग्योदय करता है। 22 साल की उम्र में? हाँ, तो 22 की उम्र में या शादी के बाद, जो भी पहले हो जाए, D1 के वादे D9 की कसौटी पर कसे जाने लगते हैं। तो चलिए अब उस कसौटी को देखें। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कुछ ग्रहों का उदाहरण देकर दिखाता है कि D1 का वादा कितना शानदार था और D9 की हकीकत ने उसे कैसे बदल दिया। बुध यानी मर्क्यूरी से शुरू करते हैं। D1 में बुध 10वें घर में अपनी ही राशि कन्या में है। ये तो भद्र महापुरुष राजयोग है। जी हाँ, भद्र महापुरुष राजयोग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के पास जन्म से ही एक सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है, खासकर व्यापार, विश्लेषण और संवाद के लिए। और 10वें घर में होने का मतलब है कि ये सुपर कंप्यूटर सीधे करियर के लिए बना है। ये एक अरबपति CEO बनने के ब्लूप्रिंट जैसा वादा है। तेज दिमाग, बेहतरीन कम्युनिकेशन, सफलता और सम्मान का पक्का वादा। एक CEO बनने का ब्लूप्रिंट सुनने में तो एक पक्की सफलता की कहानी लगती है। लेकिन D9 के इंटरव्यू में CEO का क्या हुआ? यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। D9 चार्ट में यही सुपर कंप्यूटर वाला बुध 12वें घर में चला जाता है, जो हानि, एकांत और कल्पनाओं का घर है। 12वें घर में? और वहां वो अकेला नहीं है, उसके साथ भ्रम का सबसे बड़ा कारक राहु बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब असल जीवन में इसका अनुभव कैसा होगा? तो सोचिए, D1 में एक CEO बनने का वादा है, लेकिन D9 की हकीकत क्या है? 12वें घर में राहु के साथ ये दिमाग अब दिन रात चलता है, पर एकांत में, कल्पनाओं में। ये व्यक्ति मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि अपने मन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है। अच्छा। राहु इस भ्रम को इतना वास्तविक बना देता है कि असल दुनिया में पहला कदम उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वादा टूटा नहीं, वो एक खूबसूरत सपने में कैद हो गया। मतलब व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है कि ये करूं या वो करूं।
बिल्कुल। नौकरी करूं या व्यापार, ये रास्ता सही है या वो, और इस चक्कर में कोई भी कदम नहीं उठा पाता। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए, मतलब जिस गुण को, जिस बुद्धिमत्ता को व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होना था, D9 में, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उलझन का कारण बन गया। यह तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। सही कहा। हम्म तो बुध का वादा एक भ्रम के जाल में फंस गया। चलिए अब बात करते हैं शुक्र की, जो जीवन के सुख, प्रेम और धन का ग्रह है। क्या उसका वादा भी D9 में आकर बदल जाता है? बिल्कुल। D1 चार्ट को देखें तो शुक्र 11वें घर यानी लाभ के घर में अपनी ही राशि तुला में बैठा है। ये एक शानदार वादा है। इसका मतलब है हर तरह का लाभ, एक आरामदायक जीवन, अच्छे दोस्त और प्रेम संबंधों में मधुरता। जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा D1 चार्ट कह रहा है। लेकिन D9 की हकीकत? D9 की हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ शुक्र छठे घर में चला जाता है। छठे घर में? जी, जो संघर्ष, रोग, कर्ज और शत्रुओं का घर है। और वहां उसके साथ केतु बैठा है, जो वैराग्य और अलगाव का ग्रह है। शुक्र और केतु छठे घर में? इसका अनुभव कैसा होता होगा? यह एक बहुत ही मुश्किल संयोजन है। इसका मतलब है कि लाभ के बजाय जीवन में चुनौतियां और संघर्ष बढ़ जाते हैं। व्यक्ति पैसा तो कमाता है, पर या तो वो बीमारियों पर खर्च हो जाता है या किसी विवाद में फंस जाता है। और रिश्तों में? शुक्र तो रिश्तों का भी कारक है। हाँ, और रिश्तों में केतु वैराग्य का ग्रह है। जब वो प्रेम के ग्रह शुक्र के साथ बैठता है तो व्यक्ति रिश्तों में होकर भी उनसे एक तरह की दूरी महसूस करता है। उसे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए, एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ। और यह तलाश अक्सर मौजूदा रिश्तों को जटिल बना देती है और उनमें एक असंतोष पैदा करती है। तो D1 का आराम और लाभ का वादा D9 में आकर संघर्ष और असंतोष में बदल गया। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। बुध और शुक्र दोनों के वादे एक तरह से टूट गए। क्या इसका मतलब ये है कि D1 चार्ट में अच्छे योगों का कोई मतलब ही नहीं है? क्या हम सिर्फ D9 के रहमो करम पर हैं? क्या कोई वादा बचता भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें शनि के विश्लेषण से मिलता है। हर वादा टूटता नहीं है, कुछ वादों में शर्तें जुड़ जाती हैं। शर्तें? जी, शनि के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। D1 में वो 7वें घर में है। ज्योतिष में 7वां घर पश्चिम दिशा यानी ढलते सूरज का होता है। ये परिपक्वता, सार्वजनिक जीवन और व्यापार का घर है। वो सारे क्षेत्र जहां शनि का अनुशासन और धैर्य सबसे ज्यादा फल देता है। इसीलिए यहां उसे दिग्बली या दिशा की शक्ति मिलती है। तो D1 में शनि का वादा क्या है? वादा है एक बहुत ही स्थिर, डिसिप्लिन्ड और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप या व्यापार का। शनि धीमी गति का ग्रह है, तो ये तुरंत फल नहीं देगा, लेकिन जो भी देगा वो ठोस होगा। ये एक मजबूत नींव का वादा है। और D9 में इस वादे का क्या होता है? D9 में शनि 5वें घर में है, जो एक बहुत अच्छा त्रिकोण भाव है। तो यहाँ स्थिति बुध या शुक्र की तरह पूरी तरह से नकारात्मक नहीं हुई। लेकिन वो वहां सूर्य के साथ बैठा है, और सूर्य और शनि ज्योतिष में एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। एक राजा है, दूसरा सेवक। एक रोशनी है, दूसरा अंधकार। तो इसका मतलब हुआ कि वादा तो पूरा होगा, पर एक शर्त के साथ। बिल्कुल। शनि का मजबूत नींव का वादा कायम है। व्यक्ति का व्यापार या रिश्ता स्थिर होगा। लेकिन सूर्य के साथ होने की वजह से उसमें हमेशा एक ईगो का टकराव बना रहेगा। पार्टनरशिप में हमेशा इस बात पर संघर्ष रहेगा कि बॉस कौन है। तो वादा टूटा नहीं, बस हकीकत थोड़ी जटिल हो गई। उसमें संघर्ष और समझौते की एक शर्त जुड़ गई। तो हमने देखा कि बुध और शुक्र के वादे टूट गए, जबकि शनि का वादा शर्तों के साथ पूरा हुआ। लेकिन क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जिसका वादा न सिर्फ पूरा होता है, बल्कि हकीकत में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है? जी हाँ, और यहीं पर स्रोत वर्गोत्तम की दिलचस्प अवधारणा सामने लाता है। जब कोई ग्रह D1 और D9 दोनों चार्ट में एक ही राशि में हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम? हाँ, ये एक तरह की कॉस्मिक स्टैम्प या सील ऑफ अप्रूवल है। इसका मतलब है कि इस ग्रह की ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उसका वादा और हकीकत एक ही है, और वो हकीकत बहुत शक्तिशाली है। और इस कुंडली में मंगल यानी मास वर्गोत्तम है। वो D1 और D9 दोनों में सिंह राशि में है। सही कहा। और सिंह राशि में मंगल यानी एक राजा की तरह साहसी ग्रह। ये मंगल व्यक्ति को असाधारण रूप से साहसी, निडर और एक लीडर बनाता है।
ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की हकीकत है। स्रोत बताता है कि ऐसा मंगल जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। और क्योंकि D1 में ये मंगल पंचम भाव यानी संतान के घर का स्वामी है, इसका वर्गोत्तम होना संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान भी साहसी और जीवन में बहुत प्रगति करने वाली होती है। तो अब हमारे पास तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ बुध और शुक्र जैसे ग्रहों के वादे टूट रहे हैं, शनि का वादा शर्तों पर पूरा हो रहा है, और वहीं मंगल वर्गोत्तम होकर असाधारण शक्ति दे रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, सिर्फ एक ग्रह के बहुत मजबूत होने से क्या सब कुछ अच्छा हो जाता है? नहीं, और यहीं पर यह विश्लेषण अपने सबसे महत्वपूर्ण और चेतावनी भरे हिस्से पर पहुंचता है। स्रोत एक बहुत जरूरी सूत्र बताता है। ज्योतिष संतुलन का खेल है। जब मंगल, जो ऊर्जा, क्रोध और पराक्रम का प्रतीक है, बहुत ज्यादा बलवान हो, जैसे यहां वर्गोत्तम है, और बुध, जो बुद्धि, विवेक और वाणी का प्रतीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो, जैसा हमने देखा कि वो D9 में 12वें घर में राहु के साथ है, तो ये एक बहुत खतरनाक संयोजन बन जाता है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास एक असाधारण रूप से शक्तिशाली योद्धा मंगल है, लेकिन उसका रणनीतिकार और सलाहकार बुध पूरी तरह से भ्रमित है। जब आप एक शक्तिशाली हथियार किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसका दिमाग साफ ना हो, तो क्या होता है? विनाश होता है। आप इसे ऐसे समझे कि आपके पास एक फरारी कार का इंजन मंगल है, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक बुध काम नहीं कर रहे हैं। ओह! आपके पास अपार शक्ति तो है, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो गति रचनात्मक होने के बजाय विनाशकारी बन जाती है। और असल जीवन में इसका क्या नतीजा होता है? नतीजा ये होता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण खो देता है। मंगल का बल उसे आक्रामक बनाता है, और कमजोर बुद्ध के कारण वो गुस्से में आकर या गलत भाषा का प्रयोग करके अपने ही बनाए हुए अवसरों को नष्ट कर देता है। वो बहस जीत जाता है, पर रिश्ते हार जाता है। वो अपने साहस से कोई बड़ा काम शुरू करता है, लेकिन अपनी वाणी से अपने ही साथियों को दुश्मन बना लेता है। बुद्धि ही मंगल की आक्रामकता को सही दिशा देती है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो व्यक्ति का पराक्रम ही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि ज्योतिष में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सतह से कहीं ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। D1 चार्ट सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, हमारे औजारों का एक बॉक्स है, एक संभावना मात्र है। और वास्तविक जीवन की पटकथा, उसके उतार चढ़ाव, सफलता और चुनौतियां, वो काफी हद तक D9 चार्ट में छिपी होती हैं, जो बताता है कि हम उन औजारों का इस्तेमाल असल में कैसे करेंगे। दोनों को एक साथ पढ़े बिना की गई कोई भी भविष्यवाणी अधूरी और अक्सर गलत साबित हो सकती है। D1 बताता है कि क्या संभव है, और D9 दिखाता है कि वास्तव में क्या मिलेगा। बिल्कुल। ये बात वाकई सोचने वाली है। एक अंतिम विचार जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, अगर हमारे जीवन का वादा D1 और हकीकत D9 अलग-अलग है, तो ये ज्योतिषीय विश्लेषण हमें निराश होने के लिए नहीं, बल्कि सचेत होने के लिए एक नक्शा देता है। बिल्कुल। यह जानकर कि हमारा बुध कमजोर है और मंगल बलवान, हम सचेत रूप से अपनी वाणी और गुस्से पर काम कर सकते हैं। यह हमें भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन की कहानी का एक जागरूक भागीदार बनाता है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारा D1 वादा और D9 हकीकत अलग है, तो क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ उस हकीकत को जीना है, या अपने कर्म, अपनी जागरूकता और सचेत प्रयासों से उस हकीकत और उस मूल वादे के बीच के फासले को पाटने की कोशिश करना है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।